Hi students, today we will start our remaining part of the first chapter of history. तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हिस्टोरियोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी. तो ये हमारा लास्ट सब टॉपिक है नोटेबल स्कॉलर्स, या फिर हम हिस्टोरियन भी बोल सकते हैं. यूरोप में जितने भी हिस्टोरियंस थे उन्होंने हिस्ट्री कैसे लिखना चाहिए या किस वे में लिखना चाहिए वो उन्होंने सबने अपना अपना ओपिनियन दिया है. तो सबसे पहले हम हिस्टोरियन देखते हैं रेने डेकार्ट्स. वो एस साइलेंट है, उसे क्या प्रोनाउंस करेंगे? डेकार्ट्स. रेने डेकार्ट्स, जिनका जन्म जो है 1596 में हुआ था और वो डाइट कब हुए थे? 1650. यानी उन्होंने टोटल 54 ईयर्स जो है सर्वाइव किया था. आइए देखते हैं कि इनका क्या ओपिनियन था हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री कैसे लिखना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट इज ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर, मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट. वो कौन थे? एक फ्रेंच फिलोसोफर, यानी वो फ्रांस के रहने वाले थे. फिलोसोफर भी थे, मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट भी थे. सेकेंड पॉइंट इज ही गेव इम्पॉर्टेंट टू वेरीफाई द रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज, स्पेशली हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बाय क्रिटिकल एग्जामिनेशन. इनका ये कहना था कि उन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको दिया था? वेरीफाई द रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज. मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हिस्ट्री लिखते हैं तो हिस्टोरिकल सोर्सेज को यूज़ करके, चाहे वो मटेरियल सोर्सेज हो, ओरल सोर्सेज हो या फिर रिटन सोर्सेज हो. तो जब तक हम सच तक नहीं पहुँचते, उसका कुछ प्रूफ नहीं होता, तो तब तक हमें सच नहीं मानना चाहिए. अगर बाई समझिए कि हमें किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया किसी चीज़ के बारे में, किसी से रिलेटेड अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है ज़रूरी नहीं है कि वो सच ही हो. तो हमें उस पर क्वेश्चन पूछना चाहिए, वो उसका प्रूफ मांगना चाहिए कि, और बार बार यही क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए कि ये क्या सच है, क्या सच है. और नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है? स्पेशली हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बाय क्रिटिकल एग्जामिनेशन. अगर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को यूज़ करके अगर हिस्ट्री लिखी जा रही है तो सबसे पहले उस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को एग्जामाइन करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट वन, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है डिस्कोर्स ऑन द मेथड. इज सपोज टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च. जो उन्होंने बुक लिखी थी डिस्कोर्स ऑन द मेथड, वो उसका बहुत ही गहरा असर पड़ा किस पे? साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च. And the last point is never to accept anything for true till all grounds of doubt are excluded. उनका कहना ये था, उन्होंने इस बुक के थ्रू लोगों को क्या बताया था कि तब तक सच को एक्सेप्ट मत करो जब तक आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर नहीं हो जाते. ऐसा नहीं है कि कोई आपको किसी इवेंट्स के बारे में अगर इंफॉर्मेशन दे रहा है या किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो आप उसको तुरंत मतलब ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लो. पहले उसके बोलते हैं सच तक पहुंचो कि आखिर सच क्या है. नेक्स्ट हिस्टोरियन थे वोल्टेयर, बॉर्न इन 1694 एंड डाइड इन 1778. यानी वो 84 ईयर्स उन्होंने सर्वाइव किया था. और स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, मैंने जो ये चीज़ हाईलाइट की है जैसे बुक्स के नेम या फिर हिस्टोरियन के कब उन्होंने जन्म लिया था, कब वो डाइड हुए थे, ये सब आपको याद रखना है. क्योंकि ये जो बुक्स के नेम है ये आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर या फिर जो आता है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, इसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो ये जो हाईलाइट किया गया पार्ट है इसको आप ध्यान देना. वोल्टेयर्स ओरिजिनल नेम वॉज फ्रैंकोइस मैरी एरुए. वोल्टेयर्स का जो है ओरिजिनल नेम क्या था? फ्रैंकोइस मैरी एरुए. एंड ही वॉज अ फ्रेंच, ये भी फ्रांस से बिलोंग करते थे. He opined that in historiography the focus should not be only on objective truth or chronology of historical events. अब इनका कहना क्या था? इनका ओपिनियन क्या था कि जो हिस्टोरियोग्राफी है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ और क्रोनोलॉजिकल ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स पे ही नहीं होना चाहिए. क्रोनोलॉजिकल ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स मतलब, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है सीक्वेंस, जैसे एक के बाद एक जो सीक्वेंस वाइज जो है इवेंट्स होते थे, तो एक के बाद एक जो होता था. जैसे कि अब बोल सकते हैं कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है रूल था, उसके बाद ब्रिटिश आए, उसके बाद में जो हमारे नेशनल हीरो थे उन्होंने फाइट किया इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए. तो जो भी इवेंट्स हुए थे पास्ट में उसे कहा जाएगा क्रोनोलॉजी. तो वोल्टेयर का कहना ये था कि सिर्फ हिस्ट्री जो है वो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ
और क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिवेलेंट सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उसके साथ साथ जो है हिस्ट्री और किस पे होना चाहिए, ह्यूमन लाइफ के बारे में। अगर जैसे हम अगर शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ना चाहते हैं, ये भी एक इंडियन हिस्ट्री के बारे में अगर पढ़ रहे तो जैसे कि शिवाजी महाराज के बारे में, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि शिवाजी महाराज के लाइफ के बारे में, उस टाइम पे पीपल्स कौन थे, वहाँ मतलब ट्रेडिशन क्या था, कस्टम्स क्या थे, एग्रीकल्चर कैसे प्रैक्टिस किया जाता था, ये सब। तो वॉल्टेयर का कहना यही था कि क्रोनोलॉजिकल ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ साथ उस टाइम का सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ये सब से रिलेटेड भी स्टडी करनी चाहिए। ये भी क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड ही इज नोन एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। उन्हें क्या कहा गया है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। नेक्स्ट हमारे हिस्टोरियन जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, जो जिनका जन्म हुआ था 1770 और डाइड हुए थे 1831, यानी इन्होंने टोटल 61 ईयर सर्वाइव किया। ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर, यानी ये जर्मनी से थे और जर्मन फिलोसोफर थे। हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन लॉजिकल मैनर। अब देखिए इनका क्या कहना था कि जो हिस्टोरिकल रियलिटी है, हिस्टोरिकल सच्चाई जो है वो किस पे होना चाहिए, लॉजिकल मैनर, लॉजिकल, एक लॉजिक की तरह उसको प्रेजेंट करना चाहिए, यानी उसका कुछ प्रूफ होना चाहिए। जैसे आप अगर मैथ सॉल्व करते हो तो मैथ सॉल्व करते जा रहे हो, पर जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक ये नहीं मान सकते कि ये सही है या गलत। तो वैसे ही इनका कहना था, हेगल का क्या कहना था कि हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन लॉजिकल मैनर। जो हिस्टोरिकल रियलिटी है उसको कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, लॉजिकल मैनर में। एंड द मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज बेस्ड ऑन अपोजिट्स इज नोन एज डायलेक्टिक्स। इनकी एक और भी थियरी थी, इन्होंने एक और भी थियरी लिखा था, डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स को हम डायलॉग या डिबेट भी कह सकते हैं। जैसे कोई टॉपिक, जैसे टेलीविजन पे कुछ दे दिया और उस पर डिबेट्स करो, तो एक कैसा होता है, एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं, एक नेगेटिव थिंकिंग, या फिर ये बोल सकते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो हमें सच का पता तब तक नहीं चलता जब तक हम दोनों एंगल से नहीं देखते। पॉजिटिव वे में भी देखना चाहिए और नेगेटिव वे में भी। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो दोनों तरह से सोचना होगा। तो उन्होंने इसलिए ये थियरी लिखी थी, डायलेक्टिक्स। इन दिस थियरी फर्स्ट अ थियरी इज प्रपोज्ड कॉल्ड थीसिस, मतलब जो पॉजिटिव वे में अगर जो सोच रहा है, ये डायलेक्टिक्स थियरी में अगर पॉजिटिव वे में जो सोच रहा है उसे थीसिस कहा गया था। एंड वाइल अनदर कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मीन्स अपोजिट। डिबेट होता है तो एक पॉजिटिव बोलता है और एक नेगेटिव बोलता है, तो पॉजिटिव वे में जा रहा है, लेकिन जो उसके खिलाफ बोलता है, उसके अपोजिट, वो नेगेटिव, यानी उसे कहा गया था एंटीथीसिस। एंड फाइनली आफ्टर थोरो डिस्कशन ऑन बोथ अ न्यू थीसिस अराइव इज कॉल्ड सिंथेसिस। यानी थीसिस और एंटीथीसिस को जब मर्ज किया गया, उसमें डिस्कशन हुआ, जैसे डिबेट होता है तो लास्ट में जो है कुछ रिजल्ट निकलता है, तो वैसे ही थीसिस और एंटीथीसिस को जब मर्ज किया गया डिस्कशन करके, तो एक न्यू थियरी जो है वो अराइव हुई थी, सिंथेसिस। एंड हेगल रोट 2 बुक्स, हेगल ने 2 बुक्स लिखा था। एक का नाम था एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंसेस एंड सेकेंड वन रीजन इन हिस्ट्री। इन्होंने 2 बुक लिखी थी, ध्यान रखना। फर्स्ट वन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंसेस एंड सेकेंड वन रीजन इन हिस्ट्री। हमारे नेक्स्ट हिस्टोरियन लियोपोल्ड वॉन रेंके, जिनका जन्म हुआ था 1795 और डाइड हुए थे 1886। इन्होंने 91 ईयर सर्वाइव किया था। तो ये जो हम हिस्टोरियन देख रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाइव किसने किया, लियोपोल्ड वॉन रेंके ने। ही इन्फ्लुएंस हिस्टोरिकल राइटिंग्स ऑफ द 19th century and he gave a lot of importance to information gathered through original documents। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है महत्व किस पे दिया था कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अगर इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो रहे हैं, तो मतलब इन्होंने हिस्ट्री को सही माना था कि हिस्ट्री अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके
अगर हिस्ट्री लिखी जा रही है तो इन्होंने इसको ज़्यादा महत्व दिया था। एंड ही क्रिटिसाइज्ड इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। मतलब क्रिटिसाइज मतलब होता है डिसअप्रूव, यानी ये भी कह सकते हैं कि उसके अगेंस्ट जाना। तो जो मैंने आपको हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में बताया था कि टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, तो एक तरीके का ये इमेजिनेशन ही हुआ, मान लेना उसको। अभी तक सच साबित नहीं हुआ है, बस इमेजिन कर लो। तो जो लियोपोल्ड वॉन रेंके थे वो इसके खिलाफ थे कि हिस्ट्री जो है, हिस्टोरिकल इवेंट्स, वो इमेजिन के बेसिस पे नहीं लिखा जाना चाहिए। And he also stated that all types of documents related with the historical event should be examined minutely with great care। और उनका ये भी कहना था कि जो डॉक्यूमेंट्स है उसको बहुत ही ध्यान से एग्जामाइन करना चाहिए, पहले उसकी जांच पड़ताल करो और फिर ही सच तक पहुंचो। नेक्स्ट, he believed that it was possible to reach the historical truth with this method। मतलब उनका ये कहना था कि अगर ये सारे प्रोसेस हुए, सबसे पहला तो इन्फॉर्मेशन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से इकट्ठा हो रहा है वो सच है, उसको ज़्यादा महत्व दिया था उन्होंने। फिर इन्होंने इमेजिनेटिव नरेशन को क्रिटिसाइज किया था, यानी वो इसके खिलाफ थे। फिर उन्होंने ये कहा था कि जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है उसको ग्रेट केयर के साथ एग्जामाइन करने की ज़रूरत है। उनका ये कहना था कि अगर ये प्रोसेस रहा हिस्ट्री का, ये मेथड को यूज़ किया, तो हिस्टोरिकल ट्रुथ जो है इस मेथड से लोगों तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट, रैंके रोट 2 बुक्स। इन्होंने भी 2 बुक लिखी थी। फर्स्ट वन वाज द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड सेकेंड वन द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स, born in 1818 and died in 1883। इन्होंने 65 years सर्वाइव किया। According to Karl Marx, history is not about abstract ideas but about living people। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग इनका कहना क्या था कि हिस्ट्री जो है वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, बट किससे रिलेटेड? लिविंग पीपल। Human relationships are formed not only by the fundamental needs of people and the ownership but also by prevalent means of production to meet those needs। अभी ह्यूमन रिलेशनशिप, उनका रिलेशन अच्छे से कैसे बना रहता है? जो उनकी नीड्स होती है, मतलब ज़रूरत, तो एक ह्यूमन ही दूसरे ह्यूमन का जो है नीड्स पूरा करता है। लेकिन सोसाइटी में कैसे 2 तरह के लोग होते हैं, जैसे हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, 2 तरीके के लोग, यानी एक रिच और दूसरे पुअर। तो अभी जो रिच है तो उनके पास ज़्यादा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रहता है, बहुत मतलब चीज़ें ज़्यादा रहती है, पैसे भी ज़्यादा रहता है, तो वो जो है पुअर की ज़रूरत को पूरा करते हैं। द क्लास विच ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लॉइट्स द रेस्ट ऑफ द क्लासेस। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रिच पीपल जो है वो तो अपने घमंड में ही रहेंगे, उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, पैसे भी ज़्यादा है, तो अदर जो क्लासेस के लोग हैं जो पुअर हैं वो उनको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल चालू हो जाएगा। एंड द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन द सोसाइटी लीड्स टू क्लास स्ट्रगल। वही दिया है, अगर अनइवन मीन्स अनइक्वल, अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो रिच के पास तो और बढ़ता ही जाएगा और बेचारे पुअर वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो इससे क्या होगा? सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा। Das Kapital, a treatise written by him, is the most referred book all over the world। कार्ल मार्क्स ने एक ट्रीटाइज लिखा था दास कैपिटल नाम का। ऐसा कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में ये सबसे ज़्यादा जो है रेफर्ड बुक साबित हुई। नेक्स्ट वन, माइकल फुको। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? फुको। बॉर्न इन 1926 एंड डाइड इन 1984, यानी इन्होंने टोटल 58 ईयर्स सर्वाइव किया था। फुको वॉज फ्रेंच हिस्टोरियन ऑफ द 20th सेंचुरी। फुको भी कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के, और उन्हें क्या कहा गया था? फ्रेंच हिस्टोरियन ऑफ द 20th सेंचुरी। टू प्रेजेंट हिस्ट्री इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नॉट राइट। इनका भी सेम वही कहना था कि अगर हिस्ट्री को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट कर रहे हो तो ये सही नहीं है। मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या, कि एक के बाद एक सीक्वेंस वाइज जो इवेंट्स हो रहे हैं उसे कहा जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
तो उनका भी यही कहना था कि अगर आप हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट कर रहे हो तो वो सही नहीं है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्कियोलॉजी इज नॉट टू रीच अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ बट टू एक्सप्लेन द वेरियस ट्रांजिशन इन द पास्ट. इनका ये कहना था कि एक बार चलो हमको इंफॉर्मेशन मिल गई और लेकिन हम उसको सच नहीं बोल सकते और ये भी नहीं बोल सकते कि यही इंफॉर्मेशन जो है आगे कंटिन्यू चलेगा. बाई चांस अगर आगे जाके हिस्टोरिकल रिसर्च किसी और ने किया तो उस प्रोसेस में या फिर और कुछ प्रूफ भी सामने आ सकता है. तो उसमें इनका ये कहना था कि आर्कियोलॉजिकल इज नॉट टू रीच अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ but to explain the various transition in the past. Transition means changes. Past में क्या changes हुए हैं इसके बारे में भी लोगों को बताना ज़रूरी है. And he felt that explaining the transition in history is more important. और उनका ये कहना था, उनको ये फील हुआ था कि transitions in history में बदलाव को explain करना, changes को explain करना वो ज़्यादा ज़रूरी है. मोर इम्पॉर्टेंट. ही रोड बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज. इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था? आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज. स्टूडेंट्स, ये हमारे हिस्टोरियंस थे, 6 हिस्टोरियंस. तो मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग में कि जो इनका बर्थ डेट है और कब ये डाइड हुए थे ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट कौन से यूरोपियन हिस्टोरियन ने बुक लिखी थी और कौन सी बुक लिखी थी जो मैंने हाईलाइट किया है ये भी आपको लर्न करना है, क्योंकि ये आपको आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर या तो कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, ये दोनों में क्वेश्चन पूछ सकते हैं.